गाइस वेलकम टू अभिषेक झा क्लासेस। क्या हाल चाल है दोस्तों? सर सब बढ़िया, सब मजे में। आज हम लोग एक नया नवेला चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है दोस्तों इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। सबसे पहले पीजीबीपी का मतलब क्या होता है? पीजीबीपी का मतलब होता है प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर मान लो तुम एक बिजनेस कर रहे हो, अगर मान लो तुम एक बिजनेस मैन हो, अगर मान लो तुम एक प्रोफेशनल हो, सीएस सीएस सीएमए, तो तुम्हारा इनकम जो है वो कौन से हेड के अंडर टैक्सेबल होगा और किस तरह टैक्सेबल होगा, किस प्रकार से टैक्सेबल होगा, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। अगर तुम बिजनेस कर रहे हो, अगर तुम प्रोफेशन कर रहे हो, अगर तुम प्रोफेशनल हो, अगर तुम बिजनेसमैन हो, तो तुम्हारा जो इनकम है वो किस हेड के अंडर टैक्सेबल होगा और किस प्रकार किस तरह टैक्सेबल होगा, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। कौन कौन से जो इनकम है वो टैक्सेबल होगा अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। कौन कौन से इनकम ऐसे हैं जो टैक्सेबल है अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, उस चीज को इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। मेन मुद्दा का बात यह आता है कि आप लोग अभी बोलोगे कि भैया कितने मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा, इस चैप्टर में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आएगा, ये चैप्टर कितना जरूरी है आपके लिए, ये चैप्टर कितना जरूरी है आपके लिए, ये अभी पूछोगे आप। तो मैं बोलूंगा कि ये चैप्टर से दोस्तों 25 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। कैसे सर? एक 15 एक 10। ये चैप्टर से 25 मार्क्स तक का भी क्वेश्चन आ सकता है और सिर्फ 15 मार्क्स का भी क्वेश्चन आ सकता है। 10-5 एक एक मान लो, एक आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया, एक 10 मार्क्स का क्वेश्चन पूछ लिया गया, तब तो भैया 25 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा। और एक 10 मार्क्स और 5 मार्क्स का जोड़ी पूछ लिया तो 15 मार्क्स। तो इस दो कॉम्बिनेशंस में आपको पूछे जा सकते हैं, या तो 25 मार्क्स पूछेंगे या तो 15 मार्क्स पूछेंगे। सीधा सा बात है। मेरे को ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रहा है, मेरे को ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रहा है 15 मार्क्स का, क्योंकि सैलरीज भी है, हाउस प्रॉपर्टी भी है, तो 15 मार्क्स का मेरे को ज्यादा प्रोबेबिलिटी लग रहा है। लेकिन भैया 25 मार्क्स का भी पूछ सकता है, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया ऑलरेडी। दोस्तों आइए इस चैप्टर को बहुत सुंदर तरीके से श्री गणेश किया जाए, शुरुआत किया जाए। शुरू करते हैं इस चैप्टर को। देखिए पीजीबीपी का जो चार्जिंग सेक्शन है वो है सेक्शन नंबर 28। पीजीबीपी का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन नंबर 28। बस समझने का देरी है, बस आप लोग प्लीज ध्यान से ये लेक्चर्स को ध्यान दीजिए। देखिए लिखिएगा बाद में, हम आपके लिए नोट्स बना दिए क्योंकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। लिखिएगा बाद में, पॉज करके लिख लीजिएगा, लेकिन पहले समझने पे ध्यान दीजिए। क्या समझा रहे हैं, समझने पे ध्यान दीजिए। सेक्शन नंबर 28 जो है इसका चार्जिंग सेक्शन है। सेक्शन नंबर 28 ये बोलता है कि कौन सा इनकम पीजीबीपी के अंडर जाता है, कौन सा इनकम ये हेड में जाता है, पीजीबीपी के हेड में जाता है, कौन सा इनकम पीजीबीपी के हेड में जाता है। सेक्शन नंबर 28 ये बोलता है। तो आइए सुनिए सेक्शन नंबर 28 क्या है। सेक्शन नंबर 28 है भैया चार्जिंग सेक्शंस। यहां पे बोला गया है फॉलोइंग इनकम्स आर टैक्सेबल अंडर पीजीबीपी। कुछ ऐसे इनकम है जो कि पीजीबीपी के अंडर ही टैक्सेबल होते हैं। कुछ ऐसे इनकम है जो पीजीबीपी के अंडर ही टैक्सेबल होते हैं। यहां पे हम लोगों को बोल के रख दिया है। सबसे पहला इनकम, एनी प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। कोई भी प्रॉफिट या गेन बिजनेस से तुम कमाए हो या प्रोफेशन से तुम कमाए हो प्रीवियस ईयर में, वो आएगा इसमें। अगर मान लो तुम बिजनेसमैन हो, तुम्हारे पापा बिजनेसमैन है, तुम्हारे चचा बिजनेसमैन है मान लो, और उन्होंने कोई भी प्रॉफिट कमाया है प्रीवियस ईयर कौन सा है? प्रीवियस ईयर में, पिछले साल में, तो वो टैक्सेबल किस हेड के अंदर होगा? वो टैक्सेबल होगा पीजीबीपी के हेड के अंडर। वो टैक्सेबल किस हेड के अंडर होगा? पीजीबीपी के हेड के अंडर टैक्सेबल होगा वो। एनी प्रॉफिट गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय असेसी एट ए टाइम ऑफ ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में लगता है, मैंने समझाया था ना, प्रीवियस ईयर का टैक्स असेसमेंट ईयर में लगता है। तो कोई भी प्रॉफिट, कोई भी मुनाफा तुमने बिजनेस या फिर प्रोफेशन से कमाया है तो इस साल तुमको टैक्स देना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर का टैक्स तुमको इस साल देना पड़ेगा। बात खत्म। अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। सुनिए जरा ध्यान से। इसके बाद सेकंड, सैलरी या कमीशन या रेम्युनरेशन या इंटरेस्ट, कुछ भी अगर पार्टनर रिसीव करता है, पार्टनर अगर एक पार्टनरशिप फर्म में या अगर एक एलएलपी में एक पार्टनर सैलरी, कमीशन, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट कुछ भी रिसीव करता है, तो उस पे जो टैक्स लगेगा ना वो अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी लगेगा। उस पे जो टैक्स लगेगा वो अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी लगेगा। अगर मान लो किसी पार्टनर को सैलरी मिला,
किसी पार्टनर को क्या मिला, किसी पार्टनर को मान लो सैलरी मिला, किसी पार्टनर को कमीशन मिला, किसी पार्टनर को रेम्युनरेशन मिला, किसी पार्टनर को इंटरेस्ट मिला। तो पार्टनर को कुछ भी मिले वो टैक्सेबल किस हेड के अंडर होगा, वो टैक्सेबल पीजीबीपी के हेड के अंडर ही होगा। पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म या एलएलपी से सैलरी मिला, कमीशन मिला, रेम्युनरेशन मिला, इंटरेस्ट मिला, वो किस हेड के अंडर टैक्सेबल होगा, वो पीजीबीपी के हेड के अंडर ही टैक्सेबल होगा। ओके, इसके बाद तुमको गिफ्ट मिला, सुनो, तुमको गिफ्ट मिला, तुमको कोई बिजनेस में आके तुम्हारे क्लाइंट ले तुमको गिफ्ट दे दिया, 5 लाख का गिफ्ट दे दिया। एक ऐसा क्लाइंट आया, एक ऐसा क्लाइंट आया जिससे तुम्हारा डील हुआ 10 करोड़ का, उसी खुशी में उसने 5 लाख का तुमको गिफ्ट दे दिया। वो जो गिफ्ट है ना वो टैक्सेबल है, वो गिफ्ट है ना वो टैक्सेबल है अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। गिफ्ट मिला है तुमको या कुछ परक्यूजिट मिला है, परक्यूजिट कुछ बेनिफिट मिला है या कुछ परक्यूजिट मिला है, वो सब सारा बेनिफिट, वो सब सारा परक्यूजिट, वो सब सारा गिफ्ट टैक्सेबल है अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। बिजनेस के दौरान कोई भी तुमको अगर गिफ्ट दिया, कोई भी तुमको अगर बेनिफिट दिया, कोई भी तुमको अगर अलाउंसेस दिया, कोई भी तुमको अगर परक्यूजिट्स दिया, वो सब सारा टैक्सेबल है अंडर द हेड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन, अंडर द हेड ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। बिजनेस के दौरान, क्योंकि तुम बिजनेस के दौरान तुम बिजनेसमैन हो, ठीक है। इसके बाद एनी अमाउंट रिसीव्ड अंडर केमैन इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या मैन? केमैन। अगर केमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के दौरान तुमको कोई भी अमाउंट मिला, केमैन इंश्योरेंस पॉलिसी एक पॉलिसी का नाम है, इंश्योरेंस पॉलिसी का नाम है। केमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के दौरान कोई भी अमाउंट मिला तो वो टैक्सेबल किस हेड के अंडर होगा? पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल होगा। वो किस हेड के अंडर होगा? पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल होगा वो। एनी अमाउंट रिसीव्ड अंडर केमैन इंश्योरेंस पॉलिसी, केमैन इंश्योरेंस पॉलिसी के तहत कोई भी अमाउंट रिसीव हुआ है तो वो टैक्सेबल किस हेड के अंडर होगा? पीजीबीपी के अंडर टैक्सेबल होगा, ठीक है। मान लो कि कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट तुम टर्मिनेट कर दिए, उसके लिए तुमको कोई कंपेंसेशन मिला है। कोई बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट तुम मान लो कि तोड़ दिए, कोई बिजनेस वाला रिश्ता तुम तोड़ दिए, उसके लिए तुमको एक कंपेंसेशन मिला है तो वो कंपेंसेशन भी टैक्सेबल है अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। एनी कंपेंसेशन, देखो ना यहाँ पे लिखा हुआ है, एनी कंपेंसेशन रिसीव्ड और टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट। अगर कोई भी कंपेंसेशन तुमको रिसीव हुआ है फॉर टर्मिनेशन और मॉडिफिकेशन ऑफ बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट तो वो भी टैक्सेबल है अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी, ठीक है। इतना तो आप लोगों को श्योर है, इतना तो आप लोगों को कंफर्म है। प्लीज आप लोग इसको राइट डाउन कीजिए पॉज करके, प्लीज पॉज कीजिए और लिखिए इसको, प्लीज पॉज कीजिए, लिखिए इसको फटाफट से, इसको पॉज कीजिए, लिखिए। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि पीजीबीपी को कंप्यूट करने के कितने मेथड्स होते हैं। ध्यान से सुनो, पीजीबीपी के कंप्यूट करने के लिए, पीजीबीपी को कंप्यूट करने के लिए फॉर्मेट अभी सिखाएंगे भाई। 2 मेथड है, कितना? 2 मेथड है पीजीबीपी को कंप्यूट करने के लिए। 2 मेथड है, 2 मेथड है। 2 मेथड के बारे में तुमको पढ़ना पड़ेगा। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। मेथड्स टू कंप्यूट पीजीबीपी, एक है डायरेक्ट मेथड, एक है इनडायरेक्ट मेथड। सबसे पहले डायरेक्ट मेथड के बारे में बात करते हैं। मतलब कि डायरेक्टली हम लोग पीजीबीपी का जो इनकम है वो निकाल लेंगे। यानी डायरेक्ट मेथड वो है सर जिसमें हम लोग डायरेक्टली इनकम लेस एक्सपेंडिचर से, इनकम रहेगा आपके पास, उससे लेस एक्सपेंसेस कर दोगे तो सारा का सारा हमारा इनकम फ्रॉम पीजीबीपी निकल जाएगा, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी निकल जाएगा, सीधा सा बात है। इनकम जो रहेगा, इनकम से बिजनेस इनकम जो है, बिजनेस इनकम को पहले लिखेंगे, लेस बिजनेस एक्सपेंसेस कर देंगे और डायरेक्टली हमारा निकल जाएगा। तो ये क्या है? ये डायरेक्ट मेथड है, ये डायरेक्ट मेथड। इस तरीके से देखिए, इस तरीके से फॉर्मेट होता है इनकम अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी फॉर द ईयर एंडेड एवाई, ठीक है। देखिए यहाँ पे पर्टिकुलर अमाउंट, सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इनकम लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सबसे पहले इनकम एज पर सेक्शन 28। सबसे पहले देखिए, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है कंसल्टेशन फीस, ऑडिट फीस, अदर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है। अदर रेवेन्यू एक्सपेंसेस, सॉरी अदर रेवेन्यू इनकम, यहाँ इनकम लिखिए। तो देखिए
सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग बिजनेस इनकम लेते हैं। कौन सा इनकम? बिजनेस इनकम। सबसे पहले हम लोग बिजनेस वाला इनकम लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस वाला इनकम लेंगे। अभी हम लोग आपको डायरेक्ट मेथड सिखाने हैं जिसमें डायरेक्टली हम लोग निकाल लेते हैं। डायरेक्टली बिजनेस इनकम रहेगा, बिजनेस एक्सपेंडिचर रहेगा, इनकम लेस एक्सपेंडिचर करोगे तो इनकम फ्रॉम पीजीबीपी ऑटोमेटिकली आ जाएगा डायरेक्ट मेथड से। डायरेक्ट मेथड बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है। अदर रेवेन्यू इनकम, मान लीजिए कंसल्टेशन फीस, ऑडिट फीस, अदर रेवेन्यू इनकम, ये सब क्या है? ये सब इनकम है आपका, ये सब इनकम है, ये सब बिजनेस इनकम है, ये सब बिजनेस इनकम है। इससे क्या कर दोगे? इससे लेस कर दोगे एक्सपेंडिचर अलाउड अंडर सेक्शन 30 टू 43D। अब एक्सपेंडिचर, जितना भी एक्सपेंडिचर आपको दिखेगा, जितना भी एक्सपेंडिचर आपको दिखेगा, बिजनेस वाला एक्सपेंडिचर, बिजनेस वाला एक्सपेंडिचर, कौन सा एक्सपेंडिचर? बिजनेस वाला एक्सपेंडिचर। बिजनेस इनकम के साथ बिजनेस वाला एक्सपेंडिचर को लेस कर दोगे तो आपका डायरेक्टली निकल जाएगा। ऑफिस रेंट, रिपेयर्स ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, डिप्रीशिएशन या सैनिटरी एक्सपेंसेस, ये सब सारा चीज अगर आप कर दोगे लेस, एक्सपेंडिचर को कर दोगे लेस, तो आपका क्या निकलेगा? तो आपका फाइनल आउटपुट क्या निकलेगा? फाइनल आउटपुट निकलेगा पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी क्या आएगा? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। लास्ट में क्या आएगा आपका? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। हाँ, तो डायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या सीखे? डायरेक्ट मेथड में हम लोग सर सीखे कि इनकम रहता है, एक बिजनेस इनकम रहता है हमारा, जैसे कंसल्टेशन फीस, ऑडिट फीस, अदर रेवेन्यू इनकम्स। ये जो इनकम्स रहता है ना, इसमें से आप एक्सपेंडिचर को लेस कर देते हो डायरेक्टली, और डायरेक्टली आपका पीजीबीपी निकल जाता है। इसीलिए इसको डायरेक्ट बोलते हैं, डायरेक्टली सब कुछ निकालते हैं। आप इसमें क्या निकालते हो? डायरेक्टली निकालते हो भैया, डायरेक्टली। इसमें सब कुछ आप डायरेक्टली निकाल रहे हो, इसीलिए ये आपका डायरेक्ट इनकम कहलाएगा, ठीक है। चलिए आइए, अब मतलब कि ये आपका हो गया एक मेथड। दूसरा वाला मेथड, वाला मेथड है इनडायरेक्ट मेथड। इसको आपको समझना पड़ेगा। आप लोग बचपन में पीएल अकाउंट बनाए हो? पीएल अकाउंट बचपन में आप पीएल अकाउंट बनाए हो? एक बार पीएल अकाउंट वापस से बनाओ ना सर, एक बार बचपन की याद वापस से ताजा करते हैं सर। आप आप मत बनिएगा, मेरे को समझाने दीजिए। देखिए, बचपन में जो पीएल अकाउंट बनाते थे तो हम लोग क्या क्या लिखते थे? हम लोग बहुत सारा चीज लिखते थे, जैसे यहां पे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस, टू रेंट, टू रेट्स, टू टैक्सेस, टू इंश्योरेंस। ये सब सारा चीज हमारा एक्सपेंडिचर रहता था पीएल अकाउंट में, और यहां पे हमारा इनकम होता था। तो यहां पे लिखते थे बाई डिविडेंड, बाई कमीशन रिसीव्ड, बाई कमीशन रिसीव्ड, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड, बाई डिस्काउंट रिसीव्ड। अब मेन मुद्दा का बात क्या हुआ दोस्तों, कि इनकम टैक्स एक्ट वाले ने, इनकम टैक्स ऑफिसर्स लोग बोलने लगे कि हर चीज तुम लोग अकाउंट के फॉर्मेट से ही कर लेते हो। भैया ये टैक्स है, हर चीज अगर तुम अकाउंट के फॉर्मेट से करोगे तो हमारा बात कहां चला? हर चीज में तुम लोग अकाउंट घुसेड़ते हो, अकाउंट्स 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 अकाउंट्स। कितना करोगे अकाउंट्स तुम लोग? अगर प्रॉफिट एंड लॉस निकालोगे तो नेट प्रॉफिट में हर चीज में तुम लोग अकाउंट ही घुसे। तो इनकम टैक्स ऑफिसर बोला नहीं, तुम लोग बनाओ अकाउंट्स, तुम लोग अकाउंट्स बनाओ, लेकिन हमारे हिसाब से चलेगा। अभी हम जो जो चीज बोलेंगे, हम जो जो चीज अलाउड करेंगे वो चीज आएगा यहाँ पे पीएल अकाउंट में, जो जो चीज डिस अलाउड करेंगे वो सब चीज नहीं आएगा। बात खत्म। इनकम टैक्स ऑफिसर क्या बोला कि पीएल अकाउंट में हम जो जो चीज अलाउ करेंगे वो सब चीज आएगा इधर, जो जो चीज नहीं अलाउ करेंगे वो नहीं आएगा, वो डिसअलाउड माना जाएगा। वो क्या? वो डिसअलाउड माना जाएगा। इनडायरेक्ट मेथड में क्या होता है ना, इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग सबसे पहले नेट प्रॉफिट लेते हैं। नेट प्रॉफिट, यहां पे नेट प्रॉफिट आता है ना। इनडायरेक्ट मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यहां पे जैसे मान लीजिए नेट प्रॉफिट आ गया, तो इनडायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं? इनडायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट लेंगे। एक मिनट आपको दिखाते हैं, एक मिनट जरा सब्र रखिएगा, सब समझ में आएगा, सब समझ में आएगा, प्रॉपरली सब समझ में आपको आएगा। इनडायरेक्ट मेथड कैसे करते हैं देखिए, इसको ध्यान से पहले पढ़िए। इन दिस मेथड इन न्यू प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। नया प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट प्रिपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है, सॉरी।
न्यू पीएल बनाने की कोई जरूरत नहीं है, न्यू प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने की कोई कोई जरूरत नहीं है। बस ये इनकम टैक्स ऑफिसर डिसाइड करेगा कि कौन कौन सा चीज को आपको अलाउ करना है, कौन कौन सा चीज को आपको डिसअलाउ करना है, कौन कौन सा चीज आएगा, कौन कौन सा चीज नहीं आएगा। ये इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से रहेगा, ये इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन के हिसाब से रहेगा कि पीएल में कौन कौन सा चीज बैठेगा, पीएल में कौन कौन सा चीज नहीं बैठेगा। ये इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से रहेगा, अकाउंट्स के हिसाब से नहीं, आईसीआई के हिसाब से नहीं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से नहीं, इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से बैठेगा। कौन कौन सा चीज पीएल में आएगा, डेबिट में कौन कौन सा चीज आएगा, क्रेडिट में कौन कौन सा चीज आएगा, ये इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से होगा। इनकम टैक्स एक्ट ऑफिसर ये सब फैसला करेंगे। तो यहां पे लिखा हुआ इन दिस मेथड इन न्यू प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट इज नॉट प्रिपेयर्ड। नया प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन जो बना हुआ है उसमें दखल अंदाजी करूंगा मैं। जो बना हुआ है उसमें मैं तय करूंगा कि कौन कौन सा चीज आएगा और कौन कौन सा नहीं आएगा, बस बात खत्म। कौन कौन सा अलाउ होगा और कौन कौन सा डिसअलाउ होगा, कौन कौन सा अलाउ होगा और कौन कौन सा डिसअलाउ होगा। तो देखिए जरा ध्यान से, सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, सबसे पहले हम लोग लेते हैं नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट लेते हैं, नेट प्रॉफिट या लॉस जो भी हुआ है। इनडायरेक्ट मेथड का फॉर्मेट सिखा रहे हैं आप लोग को। इनडायरेक्ट मेथड मतलब इनडायरेक्टली बैक कैलकुलेशन करके हम लोग को करना पड़ेगा, इनडायरेक्टली हम लोग को बैक कैलकुलेशन करके हम लोग को करना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या लेंगे, सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट लेंगे। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट हुआ है या नेट लॉस हुआ है, इस चीज के बारे में हम लोग सबसे पहले लेंगे। सबसे पहले हम लोग नेट प्रॉफिट या तो नेट लॉस ले लेंगे। अच्छा, ऐड क्या करेंगे, ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस। डिसअलाउड एक्सपेंसेस, जो एक्सपेंसेस पीएल में नहीं आ सकता। पीएल में तो हम लोग सबको लेस कर देते हैं ना, पीएल में एक्सपेंसेस को क्या करते हैं, एक्सपेंसेस को हम लोग लेस कर देते हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस को लेस कर देते हैं। लेकिन कुछ कुछ एक्सपेंसेस, कुछ कुछ एक्सपेंसेस इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि नहीं ये नहीं लेस होगा, सॉरी। हम बोलेंगे क्या क्या लेस होगा, क्या क्या नहीं लेस होगा। तो जो एक्सपेंसेस नहीं लेस होगा उसको वापस से ऐड बैक कर देते हैं हम लोग, उसको वापस से इनकम टैक्स वाले क्या करते हैं, ऐड बैक कर देते हैं, ऐड बैक। इसको बोलते हैं डिसअलाउड एक्सपेंसेस। अलाउ नहीं है ये एक्सपेंसेस को लेस करने का, अलाउ नहीं है ये एक्सपेंसेस को लेस करने का, ये अलाउ अलाउ नहीं है ये एक्सपेंसेस को लेस करने का। तो डिसअलाउड एक्सपेंसेस, डिसअलाउड एक्सपेंसेस को हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं। वहां पे लेस, वहां पे हम लोग लेस कर देते हैं ना ऑटोमेटिकली, इसीलिए यहां पे ऐड बैक करना पड़ता है। ऑलरेडी जब पीएल बनाते हो बेटा, ऑलरेडी जब आप पीएल बनाते हो तब पीएल में सारे के सारे एक्सपेंसेस को आप लेस करते हो, तभी ना आप नेट प्रॉफिट निकालते हो। जब सारे के सारे एक्सपेंसेस को लेस कर देते हो तभी तो आपका नेट प्रॉफिट निकलता है। एक लॉजिक का बात बताओ ना। तो यहां पे यही बोला गया है, अलाउ नहीं है तुमको ये सारे एक्सपेंसेस को लेस करना, ये सारे एक्सपेंसेस को लेना। इनकम टैक्स ऑफिसर तय करेगा कि कौन कौन सा एक्सपेंसेस आएगा पीएल में, कौन कौन सा एक्सपेंसेस नहीं आएगा। तो कुछ कुछ जो डिसअलाउड एक्सपेंसेस रहते हैं उसको वापस ऐड बैक करना पड़ता है, बिकॉज आप लेस कर चुके हो पहले, लेस कर चुके हो पहले, तो वापस ऐड बैक करो, ठीक है, वापस ऐड बैक करो। तो अब देखिए, अब आप एक एक चीज करके देखिए कि डिसअलाउड एक्सपेंसेस में क्या आता है। सबसे पहले आपको क्या लेना है, देखिए नेट प्रॉफिट लेना है। सबसे पहले क्या लेना है, नेट प्रॉफिट लेना है। नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, ले लेना है आपको। सबसे पहले नेट प्रॉफिट है या नेट लॉस है, वो आपको ले लेना है। इसमें ऐड क्या कीजिएगा, इसमें ऐड कीजिएगा डिसअलाउड एक्सपेंसेस। मतलब हमने गलती से पीएल के डेबिट में जाके लिख दिया, लेस कर दिया, लेकिन लेस नहीं करना था, वो एक्सपेंसेस लेना ही नहीं था, वो एक्सपेंसेस नहीं लेना था। इनकम टैक्स ऑफिसर मना करके रखा है हमको, मना किया है वो एक्सपेंसेस लेने से, वो एक्सपेंसेस नहीं लेना है। कौन कौन सा एक्सपेंसेस सर नहीं लेना है, देखिए जैसे इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स, ये सब नहीं लेना है, ठीक है। और सेल्स टैक्स इफ नॉट पेड विद इन द स्पेसिफाइड टाइम। अगर 43 बी के तहत एक स्पेसिफाइड टाइम में अगर सेल्स टैक्स पे नहीं किया गया है तो उसको भी हम लोग ले लेंगे। सेल्स टैक्स अगर 43 बी के तहत एक स्पेसिफाइड टाइम में नहीं पे किया गया है उसको भी हम लोग ले लेंगे। और कौन कौन सा डिसअलाउड एक्सपेंसेस है जिसको हम लोग को ऐड बैक करना पड़ता है, ऐड बैक करना पड़ता है। देखिए नेट प्रॉफिट के साथ ऐड करना पड़ता है डिसअलाउड एक्सपेंसेस, जो कि डेबिट हो गया था पीएल में, लेस कर दिए थे हम लोग गलती से, अब ऐड बैक करके वापस से ठीक कर देंगे। देखिए जैसे कि हाउस होल्ड एक्सपेंसेस एंड ड्रॉइंग्स, फाइन्स एंड पेनल्टीज, लीगल चार्जेस, reserve for bad debt, interest on capital, transfer to reserve, depreciation, loss on sale of asset,
डोनेशन एंड चैरिटीज एंड बैड डेट इफ डिसअलाउड बाय असेसिंग ऑफिसर। अगर बैड डेट अगर मान लो अलाउ किया तो ले लेंगे, अगर डिसअलाउ किया तो नहीं लेंगे, सीधा सा बात है। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि असेसिंग ऑफिसर ने बैड डेट को डिसअलाउ कर दिया, लेने नहीं दिया। अगर एक्सपेंसेस में ये सब सारा चीज आया है ऑलरेडी, लेकिन हम लोग डिसअलाउड है, ये सब ऐड कर देंगे हम लोग, ठीक है, ऐड कर देंगे डिसअलाउड। और ये कैश पेमेंट इफ एक्सीड्स ₹10,000, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को डिसअलाउड एक्सपेंसेस। सबसे पहले क्या करना है, नेट प्रॉफिट लेना है, नेट प्रॉफिट ऐड करना है, ये सब सारे डिसअलाउड एक्सपेंसेस को ऐड कर दीजिएगा, ये सब सारा डिसअलाउड एक्सपेंसेस को ऐड कर दीजिएगा। मतलब पीएल के डेबिट में बैठा हुआ था, ऑलरेडी लेस हो चुका है, इसीलिए वापस ऐड बैक करके ठीक कर रहे हैं। बिकॉज इनकम टैक्स ऑफिसर के हिसाब से चलना पड़ेगा, ये तुम्हारा अकाउंट्स नहीं है, ये तुम्हारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है, ये इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स ऑफिसर जिस चीज को बोलेगा लेने के लिए वही चीज को हम लोग लेंगे, सॉरी वही चीज को हम लोग लेंगे। ये इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो बनेगा, पीएल अकाउंट तो बनेगा, लेकिन किसके हिसाब से चलेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर के हिसाब से चलेगा, इनकम टैक्स ऑफिसर के हिसाब से चलेगा। जो वो बोलेगा दिन तो दिन, वो बोलेगा रात तो रात। तो ऐड करेंगे डिसअलाउड एक्सपेंसेस, ऐड क्या करेंगे, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। कौन कौन सा एक्सपेंसेस सर, यहां जो लिखा हुआ है वो सब, यहां जो लिखा हुआ है वो सब ऐड कर देंगे। इसके बाद देखिए, इसके बाद कुछ ऐसे भी एक्सपेंडिचर रहते हैं जो पीएल के डेबिट साइड में नहीं बैठा रहता है, लेकिन लेना पड़ता है। कुछ ऐसे भी एक्सपेंडिचर रहते हैं जो पीएल के डेबिट साइड में नहीं बैठा रहता है, लेकिन लेना पड़ता है, उसको हम लोग लेस करते हैं। क्या करते हैं, लेस करते हैं। कुछ ऐसे एक्सपेंडिचर रहते हैं जो पीएल के डेबिट साइड में नहीं बैठा रहता है, लेकिन लेना पड़ता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, लेस करते हैं, लेस करते हैं। जैसे कि डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स। सबसे पहले इनकम टैक्स जो रूल्स बनाएगा, जो लॉज बनाएगा, उस हिसाब से जो मतलब कि डेप्रीशिएशन का अमाउंट निकलेगा उसको लेस करना पड़ता है आपको। डेप्रीशिएशन एज पर इनकम टैक्स रूल्स, इनकम टैक्स वाला जो डेप्रीशिएशन निकालेगा, जिस हिसाब से डेप्रीशिएशन निकालेगा, उसको आपको लेस करना पड़ेगा, और एनी एक्सपेंसेस अलाउड एज पर आईटी रूल्स बट नॉट डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। कोई भी एक्सपेंसेस आईटी रूल्स के हिसाब से अलाउ है, लेकिन अभी भी डेबिट नहीं किया गया है, वो सब भी हम लोग क्या करेंगे, वो सब हम लोग लेस कर देंगे। इसके बाद मान लीजिए पीएल के इनकम साइड में कुछ ऐसे इनकम्स है, पीएल के इनकम साइड्स में भी कुछ ऐसे इनकम है, जैसे कि डिविडेंड, बहुत सारा इनकम रहता है, जिसको इनकम टैक्स ऑफिसर मना किया है, ये सब सारा इनकम आप नहीं ले सकते, सॉरी, ये सब सारा इनकम आप नहीं ले सकते। तो कौन कौन सा इनकम आप नहीं ले सकते हो, कौन कौन सा डिसअलाउड इनकम है, उसको हम लोग को क्या करना पड़ता है, लेस करना पड़ता है। एक्सपेंसेस को हम लोग ऐड करते हैं तो इनकम को तो लेस करेंगे ना भाई। लॉजिकली सोचो, पीएल जब बनाते हैं तो इनकम को ऐड करते हैं, एक्सपेंसेस को लेस करते हैं। यहां पे उल्टा करके वापस ठीक कर रहे हैं, पीएल जब बनाते हैं तब एक्सपेंसेस को लेस करते हैं, इनकम को ऐड करते हैं। यहां पे उल्टा करके, रिवर्स करके हम लोग ठीक कर रहे हैं सब कुछ, यहां पे उल्टा करके हम लोग ठीक कर रहे हैं, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से, देखिए, इनकम क्रेडिटेड टू पीएल बट नॉट चार्जेबल अंडर द हेड ऑफ पीजीबीपी। मतलब कुछ कुछ इनकम्स ऐसे होते हैं जो पीएल के क्रेडिट साइड में रहते हैं, लेकिन उसको वो मतलब कि वो डिसअलाउड रहते हैं, कि पीजीबीपी के हेड में नहीं आ सकता, सॉरी, वो डिसअलाउड रहते हैं। यह डिसअलाउड इनकम, सीधा सा बात है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस पर रहते हैं ना, तो यह है डिसअलाउड इनकम। जैसे कि क्या, जैसे कि सर बैंक इंटरेस्ट को लेस करना पड़ेगा आपको, वहां पे ऐड करते थे इनकम को, यहां पे लेस करना पड़ेगा। इसके बाद डिविडेंड फ्रॉम शेयर्स ऑफ ए फॉरेन कंपनी, डिविडेंड फ्रॉम इंडियन कंपनी, इनकम फ्रॉम यूनिट्स ऑफ यूटीआई, एग्रीकल्चरल इनकम, रेंट फ्रॉम एचपी हाउस प्रॉपर्टी इफ नॉट रेसिडेंशियल बिजनेस, गिफ्ट फ्रॉम फादर, इंटरेस्ट फ्रॉम पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, बैड डेट रिकवर्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट। ये सब क्या है, ये सब ऐसा इनकम है जिसको परमिशन नहीं दिया है, जिसको डिसअलाउड इनकम है, जिसको डिसअलाउड इनकम बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है, डिसअलाउड इनकम, जो कि पीजीबीपी के हेड के अंडर टैक्सेबल नहीं है, पीजीबीपी के हेड के अंदर टैक्सेबल नहीं है, ये सब पीजीबीपी के हेड के अंडर टैक्सेबल नहीं है, सॉरी। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग लेस करते हैं, ठीक है। और लास्ट में देखिए स्टॉक यूज्ड बाय प्रोप्राइटर, अगर कुछ ड्राइंग्स वगैरह है तो उसको भी हम लोग लेस कर देते हैं। कैसे लेस करेंगे, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से। वो जब सम्स करेंगे तब हम आपको बता देंगे किस तरीके से लेस करते हैं।
सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस से। और दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिखा आपको, क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो गया मान लीजिए, अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिखा तो उसको क्या करने का, लेस करने का। क्या करने का, लेस करने का। अगर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक दिखा तो उसको क्या करने का, लेस करने का। अगर अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, लॉजिक लगाइए थोड़ा, अगर ओवर वैल्यूएशन को लेस किए हैं तो अंडर वैल्यूएशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, लॉजिक लगाइए थोड़ा। अगर ओवर वैल्यूएशन को लेस किए, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर दिखा तो उसको लेस करने का, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अगर दिखा तो उसको ऐड करने का। ठीक है, फिर अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक अगर दिखा, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक अगर दिखा तो उसको ऐड करने का, और ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक अगर दिखा तो उसको लेस करने का। ठीक है, तो ये चार चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक लेस करने का, ऐड करने का अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, ऐड करने का अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक और लेस करने का ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। ये सब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब करके आप लोगों को क्या मिल जाएगा, आप लोगों को मिल जाएगा दोस्तों इनकम फ्रॉम बिजनेस। इनकम फ्रॉम बिजनेस आप लोगों को बहुत ही ज्यादा इजीली मिल जाएगा। एंड प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ठीक है, तो बेसिकली आज का क्लास हम लोग इतना तक ही रखेंगे। ये पूरा का पूरा फॉर्मेट लिख के एकदम याद करके रेडी रखिएगा। अगले दिन से हम लोग समस करेंगे नॉर्मली, और समस में ही बहुत सारा प्रोविजंस जो है वो समझाते जाएंगे, समस करते जाएंगे, समझाते जाएंगे, समस करते जाएंगे। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।